हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का जो सेशन है ये करंट अफेयर्स का सेशन है और 20 जून के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और प्रश्नों को हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। व्याख्या सहित सभी प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सेशन में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल को। इसके अलावा ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं URL के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों हर दिन हम लोग शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, वैसे ही शुरू करते हैं और लास्ट वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न है वो है शिखर मोहन किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिनका चयन कर्नल CK नायडू ट्रॉफी के लिए किया गया। ऑप्शन है इसके लिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या हैंडबॉल। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नल CK नायडू ट्रॉफी, अगर आप क्रिकेट से जुड़े हैं या क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, घरेलू टूर्नामेंट, इसलिए स्वाभाविक है कि शिखर मोहन जो है वो क्रिकेट से ही जुड़े खिलाड़ी होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए थोड़ा और जान लेते हैं शिखर मोहन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नल CK नायडू ट्रॉफी के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया जो अंडर 23 है उसके लिए शिखर मोहन को शामिल किया गया था टीम में। ये रांची के रहने वाले हैं और लेफ्ट हैंडर ओपनर हैं। झारखंड के एकमात्र क्रिकेटर है रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर 23 के लिए जिनका चयन किया गया है। इसके अलावा उनके कुछ रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दें कि शिखर मोहन ने झारखंड की ओर से खेलते हुए CK नायडू के 2024-25 सत्र की 13 पारियों में कुल 73.92 यानी लगभग 74 के औसत से 887 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल था। शिखर मोहन ने 2023-24 सत्र में भी 77.88 के औसत से 623 रन बनाए थे और ये झारखंड के खिलाड़ी हैं जिनका रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर 23 कर्नल CK नायडू ट्रॉफी के लिए चयन किया गया था, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। और नए प्रश्नों में जो झारखंड करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है वह है झारखंड के किस महिला को आदिवासी विषयों पर यूनेस्को का को-चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जोबा मांझी, डॉक्टर महुआ मांझी, डॉक्टर अंजलि गुप्ता या डॉक्टर सोनाझरिया मिंज। आपको बता दें कि आदिवासी विषयों पर यूनेस्को का को-चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है डॉक्टर सोनाझरिया मिंज को, जो कि झारखंड की रहने वाली है, मूल रूप से गुमला की रहने वाली है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सोनाझरिया मिंज को आदिवासी विषयों पर यूनेस्को का को-चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। एक और व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो कि भारत की नहीं है, परंतु अगर भारत की और झारखंड की बात करें तो सोनझरिया मिंज है जिन्हें यूनेस्को का को-चेयरपर्सन आदिवासी विषयों पर जो टीम बनी है उसमें शामिल किया गया है और को-चेयरपर्सन बनाया गया है। यूनेस्को की जो को-चेयरपर्सन बनने वाली वो पहली भारतीय आदिवासी भी है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को की पहली को-चेयर बनने वाली पहली भारतीय आदिवासी है। इनका जन्म मूल रूप से गुमला की रहने वाली है, 1962 में जन्म हुआ था। इसके अलावा उनकी शिक्षा से संबंधित जो रिकॉर्ड रहा है उसकी बात करें तो पूर्व कुलपति रही है सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी की। 2020 में सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी की कुलपति बनी थी और डॉक्टर मिंज ने भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की पहली आदिवासी महिला कुलपति बनने का रिकॉर्ड भी अब उनके नाम है, यानी ये पहली महिला हैं आदिवासी महिला जिन्हें कुलपति किसी यूनिवर्सिटी का भारत में बनाया गया था। इसके अलावा वर्तमान में आप बात करें तो वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में वर्तमान में कार्यरत हैं, प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गिग वर्कर के मामलों की सुनवाई के लिए झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन को मंजूरी दे दी गई है।
ऑप्शन ए है रैपिडो वर्कर्स, ऑप्शन बी जोमेटो वर्कर्स, ऑप्शन सी स्विगी वर्कर्स या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि गीग वर्कर्स जो है, गीग वर्कर्स उन्हें कहा जाता है जो ई कॉमर्स में अलग अलग तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे रैपिडो वर्कर्स हैं, इसके अलावा जोमेटो वर्कर्स हैं जो ई कॉमर्स से जुड़े जो लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वे हैं, और स्विगी वर्कर्स भी, इसके अलावा दूसरे वर्कर्स भी है, यानी गीग वर्कर्स में ये सभी लोग शामिल हैं। आइए इसके बारे में आपको और डिटेल में बताते हैं। वैसे उपर्युक्त सभी जैसा कि मैंने बताया सही उत्तर है। इसके बारे में आपको और बता देते हैं कि जो बिल है, बिल का नाम क्या है और क्या क्या सुविधाएं इन गीग वर्कर्स को देने वाली है झारखंड सरकार। गीग वर्कर्स के मामलों की सुनवाई के लिए झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन के लिए झारखंड सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, और जो विधेयक है इसका नाम है द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गीग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2025। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अभी आपको और बता देते हैं कि ऑनलाइन सामान की डिलीवरी या इस तरह के काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा और उनके वाजिब अधिकारों को कानूनी तौर पर संरक्षण देने के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि ऐसे जो वर्कर्स हैं गीग वर्कर्स, इनके लिए अलग कोई कानून नहीं है जिससे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके, और इस कानून के बाद अब उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेगी, जैसा कि झारखंड सरकार ने बिल में बताया है। आपको अगर इस बिल के प्रोविज़न की दोस्तों बात करें तो स्विगी, जोमेटो जैसे तमाम जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों में डिलीवरी बॉयज़ या ओला, उबेर, रैपिडो जैसी कंपनियां हैं जहां पे ड्राइवर्स कार्यरत होते हैं। इस प्रकृति के काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका मिनिमम वेजेस, इंश्योरेंस, स्टाइपेंड आदि के द्वारा उनका सामाजिक सुरक्षा करने का सरकार सोच रही है, और जिस उद्देश्य से ये बिल को मंजूरी दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा। और ऐसे श्रमिकों का, जो ऐसे वर्कर्स हैं गिग वर्कर्स, उनका अब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा उनके लिए, और उनको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, और जो भी सुविधा सरकार दे सकती है उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए वो प्रोवाइड कराएगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। यह है झारखंड एक सिंहावलोकन के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण हाल ही में किया गया है। ऑप्शन ए प्रदीप बालमूचु, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी सरयू राय या ऑप्शन डी रणेंद्र। झारखंड एक सिंहावलोकन दोस्तों आपको बता दें कि ये कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं प्रदीप कुमार बालमूचु। इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका विमोचन अभी हाल ही में राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा किया गया है। इसके बारे में भी आपको बता दें कि प्रदीप बालमूचु इसके लेखक हैं, जिस पुस्तक का नाम है झारखंड एक सिंहावलोकन। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और झारखंड कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक झारखंड में अध्यक्ष रहे हैं। विमोचन राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि पुस्तक में झारखंड की संस्कृति, धरोहर, आंदोलनों और आज के औद्योगिक विकास तक का इसमें जिक्र किया गया है। और एक बात और बता दें कि झारखंड के जो छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि झारखंड के बारे में इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है फैक्ट्स के साथ। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों 5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म यानी फॉसिल की खोज हाल ही में किस जिले में की गई है। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पाकुड़ या ऑप्शन डी गढ़वा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 5 करोड़ साल पुराना जो फॉसिल अभी हाल ही में पाया गया है वो पाकुड़ जिले में पाया गया है, खोजा गया है। आइए इसे भी डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। आपको दोस्तों बता दें कि साहेबगंज का इलाका जो है, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ वाला इलाका जो है, खासकर संथाल परगना वाला, वो जीवाश्म के लिए अच्छी तरह से जाना जा रहा है। इन दिनों काफ़ी पुराने जीवाश्म इधर मिले हैं, और हाल ही में ये जो जीवाश्म मिला है, फॉसिल मिला है, ये 5 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। और ये सोनाजोड़ी का मटिया पहाड़ है पाकुड़ में, जहाँ पे ये जीवाश्म पाया गया है।
आपको बता दें ये एक अनमोल अंतर्राष्ट्रीय धरोहर साबित हो सकता है जिसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और ये जीवाश्म, जैसा कि बताया मैंने कि 5 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड का बताया गया है, जब ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया मिलकर एक सुपर महाद्वीप का निर्माण करता था जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। और उस समय वहाँ का जो वातावरण था नम और गर्म था। प्रश्न नंबर 4 था दोस्तों ये। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर जो 5 है यह है, झारखंड के किस उद्यान या अभ्यारण्य में नंदनकानन से सफ़ेद बाघ लाया गया है? ऑप्शन ए बिरसा जैविक उद्यान, ऑप्शन बी टाटा जैविक उद्यान, ऑप्शन सी पलामू टाइगर रिजर्व या ऑप्शन डी दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको बता दें कि ये सफ़ेद बाघ जो लाया गया है उड़ीसा के नंदनकानन से लाया गया है और बिरसा जैविक उद्यान में ये लाया गया है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। आपको बता दें कि झारखंड का भगवान बिरसा जैविक उद्यान और नंदनकानन जो कि उड़ीसा का है, इन दोनों ही उद्यानों के बीच एक एनिमल एक्सचेंज प्रोसेस के तहत ये जो आदान प्रदान हुआ है बाघ का या फिर अन्य जो भी पशु पक्षी है उनका, ये एनिमल एक्सचेंज के तहत किया गया है। बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के जावा नामक एक सफ़ेद बाघ जो है उसकी जोड़ी लगाने के लिए सफ़ेद बाघिन जो है वो लाया गया है उड़ीसा के नंदनकानन से। और सफ़ेद बाघिन के आने से अब चिड़ियाघर में जो जावा नामक एक बाघ है उसका जोड़ी बन गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जू में अब तक यानी बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में अब तक बाघों की संख्या कुल 8 थी, अब यह घटकर 7 रह गई है, क्योंकि जू से लक्ष्मी और कृष्णा नामक जो 2 बाघ थे उसे नंदनकानन को भेजा गया है। यानी जो एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है एनिमल एक्सचेंज के तहत एक बाघिन को झारखंड लाया गया है बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में, जबकि बिरसा बायोलॉजिकल पार्क से 2 बाघ लक्ष्मी और कृष्णा नामक नंदनकानन को सौंपा गया है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी के आदेश के बाद ये जानवरों का एक्सचेंज जो प्रोग्राम है वो किया गया है। दोस्तों ये था 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अब आइए आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है जो आपके लिए है, ट्राइबल ब्रेवहर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए निर्मला पुतुल, ऑप्शन बी महुआ माझी, ऑप्शन सी अनुज लुगुन या ऑप्शन डी मयंक मुरारी। तो यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।